हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ संजीव पांडे और आज हम बात करने वाले हैं 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में दो पार्ट्स हैं। एक है ह्यूमन आई, जिसके अंदर हम ह्यूमन आई का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, कैसे ये इमेज फॉर्म हो पाता है यहाँ पे, और इससे जुड़ा हुआ डिफेक्ट्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। और जो हमारा सेकेंड पार्ट होगा इस चैप्टर का, इट विल बी ऑल अबाउट कलरफुल वर्ल्ड, यानी लाइट से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा अमेजिंग फिनोमिना जो नेचर में कुछ वंडरफुल इफेक्ट्स लेके आता है। ठीक है, वो सारी चीजें हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में। ओके, तो स्टार्टिंग विद द ह्यूमन आई। फ्रेंड्स, ये जो आई हमको मिला हुआ है, ये 5 सेंस ऑर्गन्स में से एक बहुत ही वैल्यूएबल सेंस ऑर्गन है। ओके, आप सबको पता होगा कि ये एग्जैक्टली क्या करता है। ये विजिबल लाइट को डिटेक्ट करने की एबिलिटी है इसके पास। लेकिन एक चीज शायद आप ना जानते हो कि इस विजिबल लाइट में से भी, इस वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड में से भी जो सबसे ज्यादा डिटेक्ट करने की एबिलिटी इसके पास मिली है, दैट इज फॉर येलो कलर लाइट। तो हमारा आई जो है वो येलो कलर के जो लाइट को ज्यादा डिटेक्ट कर सकता है, या येलो कलर को ज्यादा डिटेक्ट कर सकता है। ओके, कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ आई। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कॉर्निया है, प्यूपिल है, आइरिस है, सिलियरी मसल्स है, आईलेंस या क्रिस्टलाइन लेंस है, रेटिना है। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, पर मेजरली जो पार्ट्स हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, इसमें जो लाइट एंटर करता है जिस पार्ट से, दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। और एक बार जो वो एंटर कर गया तो फिर ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट से हमारा आंख खराब ना हो, इसके लिए देखभाल करता है आइरिस। आइरिस जो है, इट इज अ काइंड ऑफ कर्टन। ये कर्टन की तरह है जो प्यूपिल यानी जो एक्चुअल ओपनिंग है आई की, उसके अंदर से ज्यादा लाइट एंटर ना करे, इसके लिए ये आइरिस काम करता है। एग्जैक्टली ये काम कैसे करेगा? जब ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी आ रही है तो उस टाइम पे ये आइरिस जो है वो काफी हद तक क्लोज्ड होता है, और जो एग्जैक्टली ये इंश्योर करता है कि ज्यादा इंटेंसिटी लाइट के अंदर ना जाए। ओके, और जब इंटेंसिटी लाइट की बहुत कम है तो चीजें विजिबल हो, इसके लिए वो काफी हद तक ओपन हो जाएगा और प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा, जिससे कि ज्यादा लाइट आई में एक्चुअली एंटर कर पाएगा, और फिर चीजें जो थोड़ी डार्कनेस में भी है वो हम देख पाएंगे। ओके, और इसलिए ये होता है कि जब अचानक बहुत सारी लाइट हो और एक ही बार में जब लाइट चली जाए तो कुछ सेकंड्स तक हम जो है चीजें बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद हम उसी विजिबिलिटी, उसी डार्कनेस में विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। तो इट इज ऑल बिकॉज कि आइरिस को ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। तो ये इमेज कैसे फॉर्म होता है उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा अकोमोडेशन या पावर ऑफ अकोमोडेशन। व्हाट इज दैट? इट इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। आई लेंस के पास एबिलिटी है अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, और ये एबिलिटी की जरूरत क्यों पड़ती है ये अपन ने लाइट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, लाइट चैप्टर में हमने ये चीज देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज हो तो इमेज डिस्टेंस भी चेंज होगा। ठीक है, लेंस के हिसाब से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि हमारे आई में इमेज डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। इमेज डिस्टेंस उतना ही होना चाहिए, बिकॉज लेंस और रेटिना का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ओके, ये चीज फिक्स रहेगी। तो इमेज एग्जैक्टली रेटिना पे ही फॉर्म करना है लेंस को। तो यहाँ पे लेंस के पास ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो दूर के ऑब्जेक्ट्स का भी इमेज है उसी रेटिना पे फॉर्म कराए, और नजदीक के ऑब्जेक्ट का भी इमेज उसी रेटिना पे उतने ही डिस्टेंस पे फॉर्म कराए। एंड फॉर दिस ऐसा कुछ होना चाहिए कि आई लेंस का फोकल लेंथ इट शुड बी एडजस्टेड, और ये चीज को, इस एबिलिटी को हम अकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे एग्जैक्टली वर्क करता है ये हम देख लेते हैं। तो व्हेन वी सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, जब नजदीक का ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है? द सिलियरी मसल्स गेट कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, मसल्स है उसके पास, वो एबिलिटी होती है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आई लेंस थिक हो जाएगा, फोकल लेंथ उसका घट जाएगा। फोकल लेंथ कम होने से नियर बाय ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली रेटिना पे देख पाएंगे। ओके, एंड एक और चीज, ये रेटिना पे इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है, रियल इन्वर्टेड, क्योंकि एग्जैक्टली स्क्रीन पे इमेज फॉर्म हो रहा है। इमेज फॉर्म होना स्क्रीन पे एक्चुअली इट इज अ रियल इमेज, और रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो इन्वर्टेड इमेज जो यहाँ पे ये फॉर्म होता है, ब्रेन एग्जैक्टली उसको क्या कर देता है? इन्वर्ट कर देता है, तो हम उसको डायरेक्ट इमेज के फॉर्म में देख पाते हैं। ओके,
व्हाट अबाउट जब दूर का ऑब्जेक्ट हो? तो व्हेन वी सी फार ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या होता है, जो सिली मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएगा, आई लेंस थिन हो जाएगा, फोकल लेंथ उसका बढ़ जाएगा, एंड वी कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, सो दिस होल एबिलिटी इज कॉल्ड द अकोमोडेशन या फिर पावर ऑफ अकोमोडेशन। ओके, अब इसमें कुछ तो लिमिट होगी, मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट होगी, भाई हम कितना नजदीक का चीज देख सकते हैं आंखों से और कितनी दूर का चीज देख सकते हैं। यस, देयर इज अ लिमिट। ठीक है, जो नजदीक का लिमिट है, जो नॉर्मल नियर पॉइंट है, इट इज 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि 25 सेंटीमीटर तक चीजें हमको प्रॉपरली दिख पाएंगी, और उससे जब और क्लोज ले जाओगे तो फिर आंखों पे स्ट्रेन पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज वो 25 सेंटीमीटर का एडजस्टमेंट के लिए बना हुआ है। ठीक है, मिनिमम एटलीस्ट, और उससे आगे तो नॉर्मली दिखेगा। और व्हाट इज द मैक्सिमम पॉइंट कि भाई कितना दूर तक हम नॉर्मली देख पाएंगे, सो दैट नॉर्मल फार पॉइंट इज इन्फिनिटी। ठीक है, कि भाई हम इन्फिनाइट की भी चीज अगर दिख रही है, चांद भी अगर हमको दिख रहा है, तो उसको हमको देखने में ऐसा स्ट्रेन नहीं होता कि भाई आपको आंखें दुख रही है ऑल, ये सब चीज नहीं होता, बिकॉज द नॉर्मल फार पॉइंट इज इन्फिनिटी। ओके, कमिंग टू द आई डिफेक्ट। आई डिफेक्ट्स में हम दो डिफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद एक और है वो देख लेंगे। ओके, मायोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस, और जो हाइपरमेट्रोपिया है इट इज ऑल्सो कॉल्ड फार साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस। अब शॉर्ट साइटेडनेस जो था मायोपिया, उसका मतलब क्या हुआ कि नजदीक की ही चीजें प्रॉपरली दिखती हैं उसके अंदर। ठीक है, और फार विजन में गड़बड़ी है, मतलब मायोपिया में फार विजन का डिफेक्ट है, जबकि हाइपरमेट्रोपिया में नियर विजन का डिफेक्ट है। अब होता क्या है एग्जैक्टली, वो जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है, जो हमने अकोमोडेशन पढ़ा है, उसी में कुछ गड़बड़ी आई है। ओके, तो उस वजह से क्या होता है कि जब हम फार ऑब्जेक्ट देखते हैं इन केस ऑफ मायोपिक आई या फ्रॉम मायोपिक आई, तो क्या होता है कि फार ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो रेटिना पे ना फॉर्म होके फ्रंट ऑफ द रेटिना पे फॉर्म होता है, और रेटिना पे थोड़ा आगे फॉर्म होने से एग्जैक्टली रेटिना की बात करें तो वहां पे ब्लर इमेज दिखेगा। ओके, तो जिसकी वजह से जो इमेज है वो प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा इसके लिए? यस, इमेज को थोड़ा दूर ढकेलना है और आगे ले जाना है। सो फॉर दैट डाइवर्ज करना है, यानी डाइवर्जिंग लेंस लगेगा। यानी करेक्टिव लेंस कौन सा होगा यहाँ पे? यस, द कॉन्केव लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ। ओके, जितनी फोकल लेंथ आप रिक्वायर्ड है, जितना डिफेक्ट है उसके हिसाब से। एंड कॉन्केव है मतलब उसका पावर और फोकल लेंथ क्या होगा? माइनस में। हमने लाइट चैप्टर में ये चीज पढ़ी है। सो मायोपिया में जिसको भी जो डिफेक्ट है, जो लेंस लगेगा उसके हिसाब से माइनस में उनका पावर होता है। ओके, तो इसका जो करेक्टिव रे डायग्राम होगा वो ये वाला है। ओके, कमिंग टू द हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या होता है, जो नजदीक की चीजें हैं उसका इमेज रेटिना के पीछे फॉर्म होता है, बिहाइंड द रेटिना। ओके, तो यहाँ पे ऐसे केस में एग्जैक्टली हो क्या रहा है? यस, द आई लेंस जो यहाँ पे थिक होना चाहिए था वो उतना थिक नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। एंड फॉर दिस अब क्या होगा कि इसके लिए एक ऐसा लेंस यूज करना पड़ेगा जो कॉन्वर्ज करे, नजदीक ले आए रेज को। एंड फॉर दैट कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा, सूटेबल फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स लेंस यानी क्या? पावर और फोकल लेंथ प्लस में होगा, यानी जिसको हाइपरमेट्रोपिया है उनके जो स्पेक्टिकल्स हैं या लेंसेस हैं उनका पावर क्या होता है? पॉजिटिव में होता है। ओके, और ऐसे में जो करेक्टिव विजन का जो रे डायग्राम है वो ये है। ओके, इसके बाद देयर इज वन मोर डिफेक्ट विच इज कॉमन। अब ये एजिंग के साथ होता है कि भाई यूजुअली 40 साल के बाद लोगों को चश्मे लग जाते हैं। ठीक है, व्हाट इज दैट डिफेक्ट? दैट इज प्रेस बायोपिया। इसमें एजिंग की वजह से जो आईबॉल का जो स्पेरिकल नेचर है वो यहाँ पे चला जाता है, जिसकी वजह से प्रेस बायोपिया होता है। अब ऐसे में एक और चीज हो सकती है कि इसमें नजदीक और दूर दोनों का विजन में गड़बड़ी आ जाए, और ऐसे केस में हमको एग्जैक्टली बाईफोकल लेंस को यूज करना पड़ता है। ओके, बाईफोकल लेंस में जो नीचे वाला जो पार्ट होता है इट इज फॉर नियर विजन एंड दैट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, और जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है दैट इज फॉर फार विजन, दैट इज अ कॉन्केव लेंस। ओके, अब इसके बाद इसके अलावा कैटरैक्ट, एस्टिग्मेटिज्म, ऐसे भी दूसरे डिफेक्ट्स हैं, पर 10th में हमको ये सारी चीजें नहीं पढ़नी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट ह्यूमन आई। कलरफुल वर्ल्ड के बारे में, यानी क्या? यानी कि यहाँ पर जो हमारे नेचर में अलग अलग फिनोमेनाज होते हैं, कुछ उन फिनोमेनाज को यहाँ पर हमको स्टडी करना है। तो मैं बेसिकली आपको यहाँ पर सबसे पहले 3 फिनोमेनाज के बारे में बताऊंगा, जिसमें से एक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट,
और एक है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है भाई? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत सिंपल बात है, दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन। ये याद रखना कि ये रिफ्रैक्शन का एक स्पेशल केस है जिसमें लाइट को हमको कहां से कहां पास करना है? लाइट को पास करना है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो यानी कि अगर मान लो कि ये एयर है, नीचे वाटर है, तो इसमें डेंसर ऑब्वियसली वाटर हुआ है ना, लिक्विड है, उसकी डेंसिटी एयर से ज़्यादा होगी। तो हमको लाइट को, पहला कंडीशन याद रखना इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, लाइट शुड एंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। और ऐसे में अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे वो देखो, जब लाइट डेंसर से रेयरर में जा रहा है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और आपको पता है कि लाइट कहां बेंड करेगा ऐसे में? टुवर्ड्स द नॉर्मल की अवे फ्रॉम द नॉर्मल? जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाता है तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। तो ये जो है नॉर्मल की साइड में नहीं, अवे यानी इधर बेंड करेगा। तो बेसिकली लाइट यहां पर बेंड करेगा, ठीक है। अब मान लो कि मैं दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऑब्वियसली दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब क्या करो ना, दिस इज, ये अभी फिलहाल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं, ये तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन है। इंटरनल रिफ्लेक्शन अब आएगा आगे, देखो। अब मैं अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता हूं, सपोज आई एम इंक्रीजिंग दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, अभी जो लिया था उससे थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं इंक्रीज करता हूं। देखो ये हो गया अब नया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसमें जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? वो भी बढ़ जाएगा। सो इसका करस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ इस इंसिडेंट रे का जो रिफ्रैक्टेड रे है वो ये है, ठीक है। तो यानी जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होता जाता है? बढ़ते जाता है ना। और एक ऐसा पॉइंट मिलेगा इस एंगल को ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हुए, एक ऐसा हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा जब एग्जैक्टली जो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम 90 डिग्री। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। याद रखना ये सिर्फ डेंसर से रेयरर में ये चीज होगी, ठीक है। सो व्हेन आई एम गोइंग ऑन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हेन लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, देयर इज वन एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री एंड दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अब क्या होगा ना कि जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इससे भी ज्यादा बढ़ाओगे, यानी इफ आई एम टेकिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस इवन ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो यहां पर देखो लाइट इधर से बेंड होके इधर आ गया। अब क्या होगा? अब ये अंदर आ जाएगा, यानी अब ये रिफ्रैक्शन ना दिखा के अब ये क्या शो करेगा? दिस विल स्टार्ट शोइंग रिफ्लेक्शन। और इसीलिए इसी फिनोमेना को क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। याद रखना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के दो कंडीशंस, पहला क्या? लाइट शुड एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, और दूसरा क्या? इट शुड हैव एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो ही ये चीज देखने को मिलती है। अब यहां पर इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो सकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक ही होता है, तो डिफाइन भी ऐसे करेंगे, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट टेंड्स टू एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। देखो डेंसर से रेयरर में जा रहा है ना। सो व्हेन इट टेंड्स टू एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो यानी दो कंडीशंस हो गए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, पहला लाइट शुड एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, एंड सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल जो वहां पर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपने 9th में भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो ज्यादा कुछ तो उसमें टफ है नहीं। यानी एग्जैक्टली जब छोटे छोटे पार्टिकल्स जब लाइट के रास्ते में आते हैं तो लाइट हो सकता है कि उन पार्टिकल्स से टकराए और इधर उधर स्कैटर हो जाए, ठीक है, इधर उधर स्प्रेड हो जाए। एंड व्हाट इज दिस स्प्रेडिंग कॉल्ड? इसी को कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी द फिनोमेना ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ लाइट व्हेन it is incident on tiny particles, या when it is passed through tiny particles it gets scattered। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी स्प्रेडिंग को हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं,
ठीक है। और इसके अलावा आपको एक और चीज जो पता होनी चाहिए, दैट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नाउ व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट? इसके लिए हमको एक मटेरियल लेना होगा, ठीक है, प्रिज्म, सुना होगा भाई। तो ये ट्रायंगल शेप का कांच का टुकड़ा, दिस विल बी कॉल्ड प्रिज्म। और इस प्रिज्म के एक फेस पे अगर मैं ऑब्लिकली व्हाइट लाइट को सेंड करूं, अगर व्हाइट लाइट को पास करता हूं, तो यहां पर क्या होगा कि ये जो लाइट है, व्हाइट लाइट विच ऑलरेडी कंटेन्स 7 कलर्स, व्हाइट लाइट जो है या सनलाइट की अगर बात करें तो ऑलरेडी 7 कलर्स कंटेन करता है। कौन सा? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, विबज्योर। तो ये 7 कलर ये कंटेन कर रहा है, ठीक है। अब होता ये है कि यहां पर रिफ्रैक्शन होगा ऑब्वियसली, है ना, दिस इज द नॉर्मल, तो यानी ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। पर एक्चुअली क्या होता है ना, अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग बेंडिंग होती है यहां पर, है ना। तो यानी ये जो इसमें से कुछ ऐसा, एक ऐसा रे भी होगा जो क्या होगा, जो काफी बेंड करेगा, और एक ऐसा भी रहेगा जो काफी कम बेंड करेगा, ठीक है। और अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो एग्जैक्टली ये 7 रंग जो है सेपरेट हो गए, और इस 7 रंग के पैटर्न को हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये पूरा जो कलर बैंड जो यहां दिखेगा इसको स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। अब इसमें कौन सा कलर किधर होता है, कौन सा लाइट कहां पर होता है वो देखो, तो इसमें वायलेट नीचे, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, लैम्डा का वैल्यू, इट इज मैक्सिमम फॉर रेड कलर। रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, और सबसे मिनिमम वेवलेंथ किसका होता है, ब्लू कलर, वायलेट कलर का। तो यानी इसी फिनोमेना को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट? इट इज द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंपोनेंट्स, है ना, व्हेन वी पास इट थ्रू मटेरियल लाइक प्रिज्म जैसे मटेरियल। पानी की बूंद में भी ये चीज हो सकती है, और इसी से रेनबो भी फॉर्म होगा, वो हम देखेंगे आगे। तो यानी व्हाइट लाइट जब प्रिज्म जैसे मटेरियल पे फॉल होता है ऑब्लिकली, टेढ़े तरीके से, तो यहां पर ये 7 रंगों में स्प्लिट हो रहा है। द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंपोनेंट्स, ठीक है, इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और यहां पर एक जो पैटर्न याद रखना वो ये है कि जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है इसमें बेंडिंग सबसे कम होती है, और जिसका वेवलेंथ मिनिमम होता है उसमें बेंडिंग मैक्सिमम होती है। यानी ये कह सकते हो कि दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। इनवर्सली मतलब क्या, वेवलेंथ जिसका होगा ज्यादा उसमें बेंडिंग होती है कम, जैसे रेड कलर का हुआ, और जिसका वेवलेंथ होगा कम उसमें बेंडिंग होगी सबसे ज्यादा, जैसा यहां पर वायलेट कलर का हुआ। अब ये डिस्पर्जन में एक चीज और होती है, न्यूटन ने ये फिनोमेना के बारे में बताया था कि अगर आप इसके आगे एक और प्रिज्म लगा दो उल्टे तरीके से, सेम नेचर का प्रिज्म लगा दिया, तो क्या होगा ना कि ये 7 रंग फिर से यहां पर रिकम्बाइन हो जाते हैं, और इस रिकॉम्बिनेशन के रिजल्ट से फिर से यहां से व्हाइट लाइट निकलेगा। तो इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स डबल प्रिज्म इफेक्ट। इसको कहा जाता है न्यूटन्स डबल प्रिज्म इफेक्ट, ठीक है। तो यहां पर हमने डिस्पर्जन समझ लिया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ लिया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझ ली। अब यहां पर हम एग्जैक्टली बात करेंगे जो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो का है, रेनबो कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। वैसे ज्यादा डेप्थ में आपको 10th में ये चीज नहीं दी है, पर बता देता हूं भाई, पढ़ने में क्या नुकसान हो रहा है। तो ये सपोज पानी की बूंद, या प्यारी प्यारी बूंद दिख रही है, देखो। अब क्या होता है जब लाइट इसके ऊपर फॉल होता है इस तरीके से, ठीक है, दिस इज योर सनलाइट, या कहो तो व्हाइट लाइट, जो ऑलरेडी 7 कलर कंटेन कर रहा है। बिल्कुल जैसे प्रिज्म का शेप था वैसा ही शेप है, यहां पर भी वैसा ही इफेक्ट होगा। ये व्हाइट लाइट क्या होगा, 7 रंगों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहां पर डिस्पर्जन होगा, हो गया। अब इसमें इधर पे देखो, सिर्फ डिस्पर्जन, यहां पर डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो रहा है, पर सिर्फ डिस्पर्जन नहीं, यहां पर इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। क्या कहां पर हो रहा है, देखो, व्हेन दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन, रोज तो रेनबो फॉर्म नहीं होता ना, जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो लाइट कहां से कहां एंटर कर रहा है, अब ये वाटर है, ये एयर है, डेंसर टू रेयरर, एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जिस दिन ऐसा कंडीशन फॉर्म होगा उस दिन ये लाइट यहां से नहीं निकलेगा, उस दिन ये लाइट यहां से निकलेगा, और सामने वाले को यहां पर रेनबो दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो रेनबो फॉर्मेशन के लिए कंडीशन भी याद रखो कि रेनबो देखने के लिए ऑब्जर्वर के सामने बूंदे रहेंगी
और पीछे की तरफ जो है सन रहेगा। कभी भी अगर मान लो कि ये इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता, सामने से ही ये लाइट निकलती, तो अगर हम यहां से देखते तो क्या होता ना कि सन का जो ब्राइटनेस है, उसका जो ग्लेयरिंग है, वो इस इफेक्ट को कैंसिल कर देगा और हमको व्हाइट कलर ही दिखाई देगा। इसके लिए रेनबो के लिए हमको ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वर के पीछे सन और सामने ड्रॉप्स होने चाहिए। अच्छा, रेनबो बहुत सारे ड्रॉप्स से फॉर्म हो रहा है, सिर्फ ये एंगल इंपॉर्टेंट है, कौन से एंगल पे रेड लाइट आ रही है, कौन से एंगल पे वायलेट लाइट आ रही है, ये एंगल इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमको पूरा वो एक कॉम्बिनेशन, सबका हर एक बूंद की वजह से कॉम्बिनेशन दिखेगा। और ये एक सेमी सर्कल नहीं होता, एक पूरा सर्कल होता है। अगर हम आसमान से देखें उसको, स्काई से, है ना, हवाई जहाज से देखें, तो हमको कंप्लीट सर्कल भी दिखाई दे सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेमी सर्कल। ओके, हमको सिर्फ आधा ही होराइजन दिखाई पड़ता है, इसलिए हम उसको सेमी सर्कल की फॉर्म में देख पाते हैं। सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ये तो हो गया रेनबो का फॉर्मेशन। इसके अलावा चैप्टर में कुछ रीजनिंग्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग्स है जो हमको यहां पर देखनी है। सबसे पहले, आसमान की कोई भी चीज, एनी हेवनली, एनी सेलेस्टियल बॉडीज आर अपीयरिंग स्लाइटली रेज्ड फ्रॉम देयर एक्चुअल पोजीशन। जो अपना उनका पोजीशन है उससे थोड़ा सा वो रेज्ड दिखाई पड़ते हैं। एनी हेवनली बॉडी अपीयर स्लाइटली रेज्ड फ्रॉम देयर एक्चुअल पोजीशन। क्यों रेज्ड दिखाई देते हैं, उसका रीजन क्या है वो समझो। तो ये हो गया हमारा अर्थ, ठीक है, और अर्थ के ऊपर है ये एटमॉस्फेयर, जो हवा का एटमॉस्फेयर है, जो लेयर है वो है। अब मान लो कि एक स्टार की बात करते हैं जहां से एक रे आ रहा है। सपोज दिस इज वन स्टार जहां से एक रे आ रहा है। अब ये रे सपोज ऐसे आ रहा था, तो अब ये क्या होगा ना, इस जो हम अपने एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में भी जो गर्म हवा होती है वो उसकी डेंसिटी कम होगी तो ऊपर चला जाएगा। तो डेंसिटी कम होगी मतलब क्या हो गया, वो ऊपर रेयर मीडियम रहेगा, है ना, हॉट एयर पार्टिकल्स दूर रहेंगे। और जो डेंसर मीडियम होगा, जो भारी हवा होगी, वो नीचे की तरफ रहेगा। डेंसिटी का रूल यही है, ठीक है। तो अब क्या होगा ना कि देखो बेसिकली लाइट कहां से कहां पर एंटर कर रहा है वो भी देख लो आप। जब लाइट ऐसे आ रहा है तो ये कहां से कहां एंटर कर रहा है, रेयर टू डेंसर। और रेयर टू डेंसर जब लाइट बेंड करता है, जब लाइट एंटर करता है तो वो कहां पर जाएगा, देखो रेयर से डेंसर में जा रहा है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। टूवर्ड्स द नॉर्मल मतलब क्या होगा, वो कुछ ऐसे बेंड कर जाएगा और अंदर की तरफ बेंड करने की वजह से हमको जो लाइट है वो इधर से आती नहीं, हमको लाइट इस रास्ते आती हुई दिखाई पड़ेगी, जिसकी वजह से हमको ऐसा फील होगा कि जो पोजीशन है स्टार का वो ये है। सो दिस इज द अपेरेंट पोजीशन और ये हो जाएगा एक्चुअल पोजीशन। यानी अपने एक्चुअल पोजीशन से स्टार्स हो, प्लैनेट्स हो, सन हो, कोई भी आसमानी चीज हो, वो थोड़ी सी ऊपर दिखाई पड़ेगी बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट। यानी यहां पर एक सबसे मेन रीजन क्या है, एटमॉस्फेयर के अंदर होने वाला रिफ्रैक्शन, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब यही सेम रीजनिंग आपको काम आएगी कहां पर, जो एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड 2 minutes अर्ली सनराइज एंड 2 minutes डिलेड सनसेट। 2 minutes अर्ली सनराइज एंड 2 minutes डिलेड सनसेट, ठीक है। मतलब सनराइज जब होता है तो उसके 2 मिनट पहले से ही हमको सन दिखना शुरू हो जाता है, और एक्चुअल सनसेट होने के बाद 2 मिनट तक वो हमको दिखाई पड़ रहा होता है। ये यहां पर इन दोनों के इसमें हमको समझना है। एग्जैक्टली इसके लिए भी सेम फिनोमेना हमको वहां पर एक्सप्लेनेशन में काम आ जाएगा। देखते हैं। तो जैसे मान लो कि हम यहां पर खड़े हैं और अर्थ पे, जो ऑब्वियसली गोल है, लेकिन चीज़ें जो जैसे मान लो कि यहाँ पर एक बिल्डिंग है ना, यहाँ पर एक पहाड़ है, तो ऐसे कोई भी रीजन की वजह से हमको आसमान जो है वो एक लिमिट तक दिखाई पड़ रहा होता है। मतलब इसके नीचे, इस लाइन के नीचे हमको आसमान नहीं दिखाई देगा, और ऐसे ही यहाँ पर भी इस लाइन के नीचे आसमान नहीं दिखाई देगा। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड होराइजन या होरिजॉन, जो भी बोलो। तो इस होराइजन, इसको क्षितिज कहा जाता है हिंदी में, राइट। तो ये वो लिमिट है जहां तक हमको आसमान दिखाई पड़ रहा है। ये पूरा आसमान दिखाई दे रहा है इधर तक, और यहां तक दिखाई दे रहा है, इसके नीचे नहीं दिखाई दे रहा, राइट। तो अब यहां पर एग्जैक्टली
क्या होगा कि जब सनराइज और सनसेट की बात करते हैं तो मान लो ये ईस्ट का डायरेक्शन है, ये वेस्ट का डायरेक्शन है, तो सन तो ईस्ट की तरफ से हमको दिखाई देता है। तो जब मॉर्निंग का टाइम होगा और सन इधर तक आ चुका होगा, ठीक है, तो इसमें हमको बिकॉज ऑफ दैट इफेक्ट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, मैंने क्या बताया, कोई भी आसमानी चीज थोड़ा सा ऊपर अपीयर करती है। तो अभी एक्चुअल सनराइज हुआ भी नहीं है तब तक हमको सन जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाता है, बिकॉज कोई भी आसमानी चीज अपने एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा रेज्ड दिखाई देती है। तो 2 मिनट पहले ही हमको सन दिखना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और ऐसे ही जब ये सनसेट होगा तो सनसेट हो चुका है पर फिर भी हमको सन थोड़ा ऊपर क्यों दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ द सेम इफेक्ट। तो सनसेट होने के बाद भी सन हमको अपेरेंटली ऊपर दिख रहा होगा। तो यहां पर 2 मिनट का फायदा मिला, इधर 2 मिनट का फायदा मिला, यानी टोटल 4 मिनट हमको एक्स्ट्रा सन दिखाई पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वाला इफेक्ट। ठीक है, अगर हम बात करें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड नॉन ट्विंकलिंग ऑफ प्लैनेट्स की, उसमें भी काफी हद तक यही चीज जिम्मेदार है। ठीक है, सपोज दिस इज आवर अर्थ, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और जब हम बात करते हैं स्टार्स और प्लैनेट्स की, तो वैसे स्टार्स बहुत बड़े हैं, स्टार्स काफी बड़े हैं और प्लैनेट काफी छोटे हैं, पर फिर भी हमको प्लैनेट बड़ा क्यों दिखाई पड़ता है स्टार्स की कंपैरिजन में। हमको प्लैनेट्स जो है इतने बड़े नहीं पर बड़े क्यों दिखाई पड़ते हैं और स्टार्स छोटे क्यों दिखाई पड़ते हैं, उसका रीजन क्या है, स्टार्स बहुत दूर है ना। हमारा सन भी एक मीडियम साइज्ड स्टार है, तो समझो कि स्टार जो है ऑलमोस्ट सन की साइज की है, उससे बड़े होते हैं, पर ये इतने छोटे क्यों दिखाई पड़ते हैं, बहुत दूर है। प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में बहुत नजदीक है, मतलब कंपैरेटिवली। तो इस वजह से क्या होता है ना कि दे अपीयर एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ये कैसे अपीयर होते हैं, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, है ना, एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट। और ये कैसे, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स, इतना बड़ा सोर्स है, सो दिस इज अपीयरिंग एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, बड़ा सोर्स ऑफ लाइट। तो अब क्या होता है, स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं और प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते, उसका रीजन आपको यहां पर समझ में आ जाएगा कि प्लैनेट्स का तो खुद का लाइट भी नहीं होता, बल्कि वो रिफ्लेक्ट करके लाइट सेंड करते, स्टार का तो अपना खुद का लाइट है, फिर भी ये ट्विंकलिंग क्यों दिखता है, ये स्टार जो है ये बंद चालू फिल्कर यानी टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं और प्लैनेट्स एकदम कांस्टेंट क्यों दिखाई पड़ता है। इसका रीजन देखो, स्टार जो है वहां से जो लाइट आ रही है, एक सिंगल रे आ रहा है, पॉइंट सोर्स है तो सिंगल रे आएगा। अब वो रे बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता रहेगा, वो उसका पोजीशन लगातार बदल रहा है ना, कभी ऊपर कभी थोड़ा नीचे, कभी, बिकॉज हवा भी क्या हो रही है ना, कांस्टेंट नहीं है ना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कभी गर्म हवा इधर आ गई, आगे पीछे मूव कर रहा है हवा। आपने देखा होगा कहीं आग जल रहा होगा, तो आग जहां जल रहा है उसके ऊपर से आप अगली साइड में देखने की कोशिश करो, ऐसा वेव्स दिखाई देंगे, वेव ही दिखाई पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हवा जो है वो गर्म ठंडा हो रहा है, जिसकी वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता रहता है, जिसकी वजह से लाइट बेंड कम ज़्यादा बेंड करता है। तो यहाँ भी जो हवा मूविंग है, इस मूविंग एयर की वजह से, इस चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है कभी कम कभी ज़्यादा, ये चीज़ होता रहेगा। एक पॉइंट साइज चीज़, एक पॉइंट साइज स्टार, अगर उससे एक सिंगल रे आ रहा है जो काफ़ी टाइम बेंड हो रहा है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कभी वो हमारी आंखों में फॉल हो रहा है, कभी उसका रे इधर उधर बेंड हो जा रहा है, जिसकी वजह से वो क्या दिखेगा, कभी अपीयर्ड कभी डिसअपीयर्ड, फिर कभी कहीं अपीयर्ड फिर डिसअपीयर्ड, है ना। इस वजह से स्टार जो है, क्योंकि एक सिंगल रे आ रहा है वहां से और वो भी बेंड होता जा रहा है, तो उसमें ये अपीयरिंग डिसअपीयरिंग इफेक्ट आ जाता है, यानी ट्विंकलिंग इफेक्ट आ जाता है। बट व्हेन यू हैव प्लैनेट, तो प्लैनेट में भी ये चीज हो सकती है, क्यों नहीं होगी, वहां पर भी ये रिफ्रैक्शन होगा इस वजह से। तो यानी अब हो रहा है यहां पर भी, लेकिन मान लो कि यहाँ एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है, इसमें बहुत सारे, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स है, तो अगर बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस ऑफ लाइट है तो मान लो इसमें से 100 रेज निकल रहे हैं, 100 रेज निकल रहे हैं, और अगर मान लो 50 रेज इसमें रिफ्रैक्ट इधर उधर हो भी गए, तो भी बाकी 50 रेज इस इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, है ना। तो इस इफेक्ट की वजह से इतना सारा बंच ऑफ रेज आ रहा है, पूरा बीम आ रहा है, तो ये जो है इसका ट्विंकलिंग इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। ये इतने रेज हैं कि ये एकदम से सारे रेज जो है वैसे आंखों से डिसअपियर नहीं हो जाएंगे। तो इस चीज को समझना है कि एग्जैक्टली स्टार जो है वो क्यों ट्विंकल करते हैं और प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल कर रहे हैं, ठीक है।
और अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग जो हमको पढ़नी है, दैट इज, तो यहां पर हमने और क्या पढ़ लिया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड नॉन ट्विंकलिंग ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है, अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाई डज स्काई अपीयर ब्लू, स्काई में का ब्लू कलर क्यों है और क्या वो सब जगह से ब्लू कलर दिखाई देता है। तो उसका आंसर देख लेते हैं। इसका एक सिंपल आंसर है एंड दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होता है कि जैसे मान लो ये हमारा अर्थ है और ये एटमॉस्फेयर है, तो जो सन से जो लाइट आ रही है, कौन से कलर की लाइट आ रही है, पूरा वाइट लाइट आ रहा है। वाइट लाइट मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सब लाइट है इसमें, जिसमें से ये बड़े वेवलेंथ वाले हैं और ये छोटे वेवलेंथ वाले हैं। यानी ब्लू कलर का जो एंड है वो स्मॉलर वेवलेंथ है और जो रेड कलर का एंड है वो बड़े वेवलेंथ वाला है। तो अब क्या होता है ना कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर में जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, जो नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। और होता यह है कि स्मॉल पार्टिकल्स सिर्फ छोटे वेवलेंथ ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, है ना। तो अब क्या होगा, छोटा वेवलेंथ मतलब ब्लू कलर को स्कैटर करेंगे और जो रेड कलर, जो बड़े वेवलेंथ है, वो स्कैटर नहीं हो पाते। तो इस वजह से अब ये होगा कि छोटे वेवलेंथ ऑफ लाइट दे गेट स्कैटर्ड, वो यहां पर क्या हो जाते हैं ना, यहां पर स्कैटर हो जाते हैं। और इस वजह से अब तुमको छोटा वेवलेंथ मतलब कौन सा वाला लाइट, यस ये वायलेट वाला, या कहो तो ब्लू वाला लाइट, जिस वजह से ये है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू मतलब पूरा ब्लू का ही एंड है वो। तो ये जिस वजह से आसमान हमको ब्लू कलर का दिखाई देना लगेगा बिकॉज ऑफ दिस स्कैटरिंग। ब्लू कलर की लाइट स्प्रेड हो गई आसमान में। और कौन सा बड़ा वेवलेंथ वाला स्कैटर नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल पार्टिकल्स। बड़े वेवलेंथ जो है वो बिंदास ट्रेवल करके आ जाएंगे, जिसकी वजह से आसमान से हमको ज्यादा करके रेड कलर का लाइट आ रहा है सन से। तो यानी हमको सन का जो अपीयरेंस है, जो नॉर्मली व्हाइट दिखना चाहिए था, वो येलोइश ऑरेंज आपको दिखाई देगा बिकॉज ज्यादा करके येलो, ऑरेंज और रेड कलर के लाइट हम तक ट्रेवल कर पा रहे हैं और ब्लू कलर के मैक्सिमम लाइट स्प्रेड हो गए, तो स्काई हो गया ब्लू। ठीक है, अब इसमें एक और रीजनिंग, एक और आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन जो है ज्यादा रेडिश, एकदम लाल क्यों दिखाई पड़ता है। तो उसका भी स्कैटरिंग का ही रीजन है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को और समझ लो उसमें कि व्हाई डज स्काई अपीयर ब्लू, तो वो तो हो गया। अभी सन ज्यादा रेडिश सनराइज और सनसेट के टाइम पे ही क्यों ज्यादा रेडिश दिखता है, वो भी समझ लो। तो इसके लिए मान लो ये अर्थ है, ठीक है, एंड सपोज ये हम एटमॉस्फेयर दिखा रहे हैं। अलग अलग तरीके से समझना है भाई। तो जब सन यहां पर है, ठीक है, सनराइज की बात करें अगर, मान लो ये ईस्ट का डायरेक्शन है और सनसेट के टाइम पे सन यहां पर है, तो ऐसे में, और दोपहर में जब नून, दोपहर का टाइम होगा तो यहां पर सन रहेगा। अब इससे जो आ रहे रेज है उनको देख लो, ये रेज एटमॉस्फेयर से ये डिस्टेंस ट्रेवल करके हम तक पहुंच रहे हैं। ये डिस्टेंस पे ध्यान देना, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके हम तक पहुंच रहे हैं। सनसेट के टाइम पे भी यही हो रहा है कि रेज इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके हम तक पहुंच रहे हैं। ये डिस्टेंस पे ध्यान देना। और जब नून यानी ऊपर जब सब सन आ रहा है तो वहां से जो ये रेज हैं वो एटमॉस्फेयर का इतना डिस्टेंस, वैसे तो डिस्टेंस एवरेज सेम है, लेकिन एटमॉस्फेयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, यहां पर ये डिस्टेंस देखो। तो ये वाला डिस्टेंस जब सनराइज और सनसेट के टाइम का है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, वो डिस्टेंस जो सनरेज एटमॉस्फेयर का ट्रेवल कर रहा है। और ये डिस्टेंस जो सनरेज यहां पर एटमॉस्फेयर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जब वो ओवर नून, जब ओवर हेड है तब की बात हो रही है। तो क्या होगा कि जब डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो ये स्कैटरिंग वाला जो इफेक्ट जो हमने पढ़ा, जो ब्लू कलर का स्कैटरिंग है, वो उतना ही ज्यादा हो पाएगा। यानी ब्लू कलर उतना छट जाएगा, निकल जाएगा, और आसमान में से जो सन है वहां से हमको ज्यादा कौन सा कलर आता हुआ दिखेगा, रेड कलर। इसके लिए बहुत ज्यादा रेड दिखेगा सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट,
क्योंकि उस टाइम पे स्कैटरिंग सबसे मैक्सिमम होगी, बिकॉज सनरेज ज्यादा डिस्टेंस एटमॉस्फेयर का ट्रेवल कर रहे हैं, तो स्कैटरिंग उतनी ज्यादा हो जाएगी। और ये वाले के टाइम पे देखो डिस्टेंस कम ट्रेवल हो रहा है, तो यानी ब्लू कलर कम स्कैटर होंगे, कम निकल पाएंगे, कम छट पाएंगे, और इस वजह से यहाँ पर ज्यादा रेड सन नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उसमें ब्लू कलर भी मिक्स्ड है ना। उतनी स्कैटरिंग, उतना फिल्ट्रेशन नहीं हुआ इस केस में। सो ये भी हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज पूछी जाती है कि जो हमारा डेंजर सिग्नल्स के लिए हम रेड कलर क्यों यूज करते हैं, या गाड़ियों के पीछे जो ब्रेक लाइट्स लगी होती है वो रेड कलर की क्यों होती है। वंस अगेन उसमें भी सेम रीजनिंग कि रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा बड़ा है तो वो ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल कर पाएगा बिना स्कैटरिंग के। तो इसका ज्यादा फायदा कब होगा, जब ठंडी के टाइम पे, है ना, जब फॉग होता है, डस्ट होता है, बहुत सारा पार्टिकल्स है, तो उस टाइम पे हमको विजिबिलिटी काफी कम रहती है, और रेड कलर का लाइट रहेगा तो वो ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा, यानी कि लोगों को दूर से दिखाई दे पड़ेगा। लेकिन अगर हम वही बात करें, अगर ब्लू कलर का लाइट होता है या दूसरा कलर का, तो वो स्कैटरिंग हो जाएगा उसका, और वो ज़्यादा डिस्टेंस तक पार नहीं कर पाएगा ऐसे। तो यानी कि ठंडी के टाइम पे जब फॉग है, ऐसे कंडीशन में तो भाई विजिबिलिटी कम रहती है, ऐसे में ब्लू कलर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा, नुकसान हो जाएगा, एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। इसके लिए गाड़ियों के पीछे की लाइट रेड कलर की होती है। डेंजर सिग्नल्स के लिए रेड कलर यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं कि रेड कलर हमारी आंखों को ज़्यादा सेंस करता है, बल्कि हमारी आंखों के लिए येलो कलर सबसे ज़्यादा सेंसेशन करता है, इसलिए स्कूल बसेस का कलर येलो होता है। पर रेड कलर का रीजन क्या है कि वो ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है। ह्यूमन आई में जो न्यूमेरिकल है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पे बेस्ड, वो चीज हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के, एंड दैट इज मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा पिया? हाइपरमेट्रोपिया। तो ये जो है ना, इसके ऊपर का डिफरेंस मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो दे दिया है मैंने, तो वो भाई चैनल में चेक कर लेना। और चैप्टर का भी समझो ऑलमोस्ट वीडियो डन है, थोड़ा एक आध जो बचा हुआ है वो हम कर लेंगे, मतलब अलग स्प्लिटेड पार्ट में किया है मैंने, नई सीरीज फिर बना रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप देख सकते हो, आगे आता रहेगा। तो यहाँ पर अब क्या है कि आँख का जो बेसिक वर्किंग है वो समझ लो कि इसमें दो चीज होती है। कितनी चीज होती है? ऐसे बहुत चीज होती है सर, ऐसा मत बोलो। ये दो चीज मेन है इमेज फॉर्मेशन में। यहां पर अगर ऑब्जेक्ट है तो ये लेंस क्या करता है, इन रेज को लेगा और फिर रिफ्रैक्ट कर देगा, और इमेज कहां फॉर्म करेगा? एग्जैक्टली ऑन द रेटिना। तालियां। तो यहां पर इमेज फॉर्म हो रहा है, इमेज फॉर्म हो गया, कमाल है। तो ये लेंस क्या है? दिस इज कॉल्ड आई लेंस। इसको या तो आई लेंस कहो या तो फिर क्रिस्टलाइन लेंस कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा नाम नहीं है, जो बोलना है बोल दो, ठीक है। तो ये जो है आई लेंस है, ओके। और जहां पर इमेज फॉर्म कर रहा है ना, यानी कि ये जो दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड रेटिना। कौन सी मीना? नहीं, रेटिना, ओके। और चलो ठीक है, और क्या कर रहे हो? ये जो लेंस है ना, ये बड़ा ही खास है। इसको है ना एक मसल से अटैच कर रखा है यहां पे, जिसको कौन सा मसल बोलते हैं? सीलियरी मसल बोलते हैं। ये मसल नहीं है, सीलियरी मसल है वो। तो ये जो सीलियरी मसल है ना, उसका बहुत खास एक्शन है कि जब दूर की चीज को देखना होगा, दूर की चीज को देखना होगा ना, तो उस केस में फॉर फार ऑब्जेक्ट्स, फार ऑब्जेक्ट, उस केस में ये मसल्स जो है उसको ऐसे खींचता है ताकि लेंस क्या हो जाए? पतला हो जाए, और जिससे उसका फोकल लेंथ क्या हो जाए? बढ़ जाए, ताकि वो दूर की चीजों को ना आसानी से देख सके, यानी कि उसका इमेज एग्जैक्टली फिर से कहाँ फॉर्म करा पाए? रेटिना पे ही, आजू बाजू आगे पीछे नहीं फॉर्म होना चाहिए, है ना। तो फार ऑब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ना रेटिना और लेंस का, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज, यानी इसमें कंडीशन ये बना दिया गया है कि जो आपका इमेज डिस्टेंस है दिस विल नॉट चेंज। और आपको पता है कि भाई इसमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदलेगा तो लेंस का के हिसाब से इमेज का डिस्टेंस भी तो चेंज होता है। तो यहां पर इमेज का डिस्टेंस को चेंज नहीं करना है अगर, तो ये लेंस को ही अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करना पड़ेगा, एंड दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? अकोमोडेशन या फिर पावर ऑफ अकोमोडेशन। सिर्फ दूर की चीज के लिए क्यों? जब नजदीक की चीज देखनी होगी, फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या होगा भैया?
तब ये जो लेंस है मोटा हो जाएगा, है जी, जो सिलियरी मसल है वो दबा देगा लेंस को, मोटा हो जाएगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगा, और जिससे फिर से रेटिना पर ही इमेज फॉर्म होगा। तालियां, ठीक है, रेटिना पर ही इमेज फॉर्म होगा। सो ये दोनों एडजस्टमेंट होती है, ऐसी एडजस्टमेंट होती है जिसको पावर ऑफ अकोमोडेशन हम कहते हैं। ओके, तो यानी हमारी आंखें अब कितनी एडजस्ट हो सकती है, कुछ तो होगा, एकदम ऐसे थोड़ी दब जाएगा, कुछ तो लिमिट होगी। तो यानी नजदीक से नजदीक, कितनी नजदीक तक आंखें फोकस कर सकती है, तो नॉर्मल आई के लिए है वो है कितना लेंथ है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर का जो दूरी है, मतलब अभी फिलहाल मार्कर पे जो भी लिखा है वो दिखाई दे रहा है, अभी दिखाई दे रहा है, अभी भी ठीक है, अभी भी ठीक है। 25 सेंटीमीटर के अंदर आते ही ना ये ब्लर होगा या तो सर दुखेगा, क्योंकि हमारी आंखें उसको फोकस करने के लिए नहीं बनी। तो नॉर्मल नियर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल नियर पॉइंट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई कितना है भाई, वो 25 सेंटीमीटर। लीस्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं 25 सेंटीमीटर, और उससे अंदर की चीजें तुमको ब्लर दिखेंगी। 25 के आगे नॉर्मल है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अब दूर की चीज के लिए फार पॉइंट, नॉर्मल फार पॉइंट कितना है ह्यूमन आई का, दैट इज इंफिनिटी। बात याद रहे, 8 नहीं, इंफिनिटी। यानी अगर हम दूर तक चीजें देख रहे तो हमको क्लियरली दिखाई देंगी। क्या बात कर रहे हो सर, क्या हमको यहां से इंडिया से अमेरिका दिखाई देता है, कहीं पे अमेरिका दिखाई दे, नहीं दिखाई दे रहा यार। तो इंफिनिटी कैसे हो गई, इंफिनिटी ऐसे हो गई कि अगर अमेरिका दिखाई दे रहा होता ना, अगर समझो वो सामने होता, वो दिखाई दे रहा होता, दिख जाता, वो तो भाई पूरा अगले उस तरफ एकदम घुमा के हमारे धरती के उस तरफ है, धरती गोल है, कैसे दिखाई देगा, है ना, बीच में तो ये बिल्डिंग ही पड़ जाती है, कैसे दिखाई देगा, है कि नहीं। तो यहां पर वो कैसे, मतलब किस सेंस में बोला गया कि जैसे यहां से तुम चांद देख सकते हो, है ना, तो चांद देखते हो तो क्या ऐसा होता है, जैसे मैं चीजों को ब्लर देख पा रहा था, ऐसे चांद देखने का हमको नॉर्मल दिख रहा है, ऐसा तो नहीं सर दुख रहा है, अरे यार नहीं मत दिखाओ चांद यार, सर दुख रहा है। इन्फिनिट डिस्टेंस पे फिर भी हमारी आंखें फोकस कर पा रही हैं। इसका मतलब क्या है, नॉर्मल फार पॉइंट कितना है, इन्फिनिटी नॉर्मल नियर पॉइंट कितना है, 25 सेंटीमीटर। ये अभी हम देखेंगे कि एग्जैक्टली जो जिनको डिफेक्ट्स है, यानी कि जिनको मायोपिया है और जिनको हाइपरमेट्रोपिया है, उनको हमने क्या किया है, मतलब उनमें जो है लेंस कैसे किस हिसाब से बिठाया जाता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले 2 क्वेश्चन देते हैं भाई, 2 क्वेश्चन। एक है अ पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 30 सेंटीमीटर, 30 बोल रहा हूं, क्या बात हो गई, ठीक है। हमको यहां पर क्या करना है, हमको उसके लेंस के बारे में सजेस्ट करना, भैया कौन सा लेंस लगेगा, कैसे लेंस लगेगा, वो सारी चीजें यहाँ पर हमको सजेस्ट करनी है। उसका लेंस का फोकल लेंथ बताना है, कौन सा डिफेक्ट है वो भी बता दे तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, ठीक है। और दूसरा इसी टाइप का आ सकता है, सब चीजें सेम होंगी सर, जो यहाँ बियॉन्ड है ना उसमें बिफोर लिख दिया होगा, फोर्स बिफोर लिख दिया होगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी, लेकिन एकदम चेंज अलग चीज होगी, एकदम दोनों डिफरेंट है। एंड ए पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें क्या बोला है, अ पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 30 से, सॉरी बिफोर 30 सेंटीमीटर, यहां भी 30 सेंटीमीटर था यार, गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। और सी का मतलब क्या है, क्लियरली, ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं दे रहा, ब्लर दिखाई दे रहा है। तो अ पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 30 सेंटीमीटर क्लियरली सजेस्ट द लेंस, और यहां पर अ पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बिफोर 30 सेंटीमीटर क्लियरली सजेस्ट द लेंस, ठीक है। एक में बियॉन्ड है, एक में बिफोर है, क्या करना होगा देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेंगे, इसमें ये वाला करते हैं, कौन सा डिफेक्ट है वो देख लेते हैं। यानी मान लो कि ये आंखें हैं, प्यारी प्यारी आंखें हैं, तो इसको ना 30 के बियॉन्ड, मतलब ये आंखों से 30 सेंटीमीटर तक नॉर्मल है, और 30 के आगे की चीजें ना ये क्लियर नहीं है, यहां पर क्लियर है, मतलब इसको ऐसा थोड़ी नजदीक से यहां थोड़ी देख पाएगा, देख तो 25 से पाएगा ना। यानी क्या कि 25 से 30 का विजन ठीक है, मतलब नियर पॉइंट ओके है, हम बोल सकते हैं कि नियर पॉइंट इसका ओके है। और प्रॉब्लम कहाँ है, फार पॉइंट में, यानी फार पॉइंट में डिफेक्ट है। फार पॉइंट में जब डिफेक्ट होता है तो कौन सा वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मायोपिया, नियर साइटेडनेस, जिसमें फार का डिफेक्ट होता है।
है ना। तो ये तो समझ में आ गया कि इसको कौन सा है भाई, मायोपिया। ओके, अब इसको सही कैसे करें, बड़ा आसान है यार, कोई टेंशन की बात ही ना है। अब क्या करो ना, एक आंखें अज्यूम करो, ठीक है, और आपको पता है मायोपिया में वैसे भी कॉनकेव लेंस लगता है, ठीक है, पर एग्जैक्टली कैसे वो देखते हैं। तो ये आंखें जो है वो यहाँ पर जब इन्फिनिटी में, हम सीधे इन्फिनिटी की बात करते हैं कि हम इसको नॉर्मल आंख बनाना चाहते हैं जिसका फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है, तो हम सीधे उसी लिमिट, एकदम एंड लिमिट की बात करेंगे कि व्हेन आई प्लेस द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यानी अगर मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इन्फिनिटी रखा तो उस केस में जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं फॉर्म हो रहा है। इनफैक्ट कहाँ फॉर्म हो रहा है, रेटिना के सामने फ्रंट में फॉर्म हो रहा है, जिसके लिए हम कॉनकेव लेंस लेते हैं जो डाइवर्ज करेगा रेटिना इमेज को दूर फॉर्म कराएगा, ठीक है। लेकिन जब हम लेंस ले रहे हैं, फिलहाल मैं कॉनकेव कॉन्वेक्स कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे को नहीं पता, मैं लेंस यूज करता हूँ, तो मैं जनरली लेंस ले रहा हूँ, फिर हमको पता चल जाएगा वो क्या है एग्जैक्टली। तो इस लेंस का काम क्या होगा, इस लेंस का काम ये होगा कि ये आंखें कितनी डिस्टेंस तक देख सकती है, एंड लिमिट कितनी, 30 सेंटीमीटर, उसके बाद ये ब्लर दिख रहा है इसको। तो इस लेंस का काम क्या होगा कि ये इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को, इसका इमेज कहाँ फॉर्म करवा दे ये लेंस, भैया तो बस एक ही काम कर दे, इसका इमेज जो है 30 पे फॉर्म करा दे कम से कम। तो ये वही काम करेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ फॉर्म कराएगा, एट 30 सेंटीमीटर, सही है। तो यानी कि ये इमेज फॉर्म हो गया, ठीक है, एट 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी देख लो दोनों लेंस के लेफ्ट साइड में है, साइन कन्वेंशन से मैं दोनों को, यानी इमेज है तो इमेज डिस्टेंस v हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हो गया, दोनों को मैं नेगेटिव लिखूंगा बिकॉज दोनों लेंस की लेफ्ट साइड में बाय साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, हमको बस लेंस का फोकल लेंथ निकाल लेना है। लेंस फॉर्मूला लगा दो फोकट में, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, दैट इज 1/v बढ़ा तो कितना, -30, माइनस 1/u बढ़ा तो कितना, माइनस इंफिनिटी। एनीथिंग बाय इंफिनिटी इज व्हाट, 0, सीधे 1/f कितना हो गया, -1/30, सो f इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। भाई फोकल लेंथ -30 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, माइनस मतलब ऑब्वियसली कॉनकेव लेंस है, ठीक है। और पावर पूछा होगा लेंस का, तो पावर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। सो यहाँ पर ये हो जाएगा -30 लिख दूं यहाँ पर, लेकिन काम नहीं चलेगा क्योंकि पावर निकालना है अगर डायोप्टर में, फोकल लेंथ होना चाहिए मीटर में, तो -30/100 लिख दूं, उल्टा कर दो सीधा, 100 तो वैसे भी ऊपर ही आना है ना, मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये काम करना पड़ेगा। तो यानी इससे जो है मिल जाएगा कितना, -10/3, कितना हो जाएगा, 3.33, राइट। सो -3.33 डायोप्टर, ये हो जाएगा इसका पावर, ठीक है। लगा दो भाई, चश्मा लगा दो जल्दी। ओके, अब ये बंदे को कौन सा डिफेक्ट था, दूर का डिफेक्ट था, फार पॉइंट का डिफेक्ट था। कौन सा वाला डिफेक्ट था, ये मायोपिया, राइट। तो अब हम देखते हैं दूसरा वाला केस। कौन सा वाला केस, दूसरा वाला केस मतलब कि अ पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स, सिर्फ यहाँ पर बियॉन्ड की जगह क्या हो जाएगा, चेंज कर देते हैं भाई, बिफोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा सवाल, बन गया दूसरा सवाल, कमाल है, ठीक है, इतनी छोटी सी चीज में डिफरेंस आ गया। तो बिफोर 30 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये प्यारी प्यारी आंखें हैं पर्सन की, और ये हो गया मान लो 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर के आगे की चीजें, बियॉन्ड की चीजें ओके हैं, 30 के पहले की चीजें डिफेक्ट आ रही हैं। यानी किसका डिफेक्ट हो गया, नजदीक का। नॉर्मली कोई पर्सन जो है 25 तक तो देख ही सकता है, ये इसका 30 से इसका सही विजन दिख सुनाई, मतलब सही विजन जो है वो होता है 30 के बाद, 30 के पहले नहीं। तो यानी जो नॉर्मल हम 25 तक हमारा लिमिट होता है वो इसका 30 तक शिफ्ट हो गया, यानी कि नियर पॉइंट में गड़बड़ी है। नियर पॉइंट में गड़बड़ी है इसका मतलब कौन सा भैया, हाइपरमेट्रोपिया है। लगा दो चश्मा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर ये श्योर करना है कि इसको नॉर्मल आंखें बना दे। नॉर्मल आंखें बना दे मतलब क्या, मतलब कि ये 25 की चीजें भी देख पाए, है ना। नॉर्मल आंखें 25 तक देख सकती है। तो ये ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं -25 पे। सो द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिकम, दिस इज ऑब्जेक्ट, हम कहाँ पर रख रहे हैं, लेंस के सामने इस ऑब्जेक्ट को रख दिया -25, सो दिस इज -25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट रख दिया। लेंस का काम क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट को भी
ये पर्सन देख पाए प्रॉपरली, जो बिना लेंस के नहीं देख पा रहा है ना बिफोर। तो यहाँ पे लेंस का काम ये होगा कि इसका इमेज कहाँ फॉर्म करवा दे ये, क्योंकि ये आंखें तो भाई बहुत लाचार है, ये 30 तक ही देख सकती है, 30 के पहले नहीं देख सकती। तो इसका इमेज को ये कहाँ फॉर्म करा दे, एट 30 सेंटीमीटर, यानी इमेज डिस्टेंस शुड बी -30 सेंटीमीटर। वंस अगेन दोनों लेफ्ट साइड में तो चलो माइनस लिख रहा हूँ मैं, हमको लेंस फॉर्मूला लगा देना है और ऑब्टेन कर लेना है। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v कितना है -30 माइनस 1/u कितना है -25। सो दिस बिकम्स -30, यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया 25, इसको उल्टा लिख दो यार, प्यारा प्यारा हो जाएगा एकदम। ओके, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 30 माइनस 25 और ये हो गया 750, राइट। सो दिस विल बिकम 5/750, दैट इज 1/150 इज 1/f। फोकल लेंथ कितना हो गया 150 सेंटीमीटर, प्लस में आया मतलब कॉन्वेक्स लेंस है ऑब्वियसली, 150 सेंटीमीटर, मीटर में कितना हो गया 1.5 मीटर। ठीक है, पावर निकाल लेते हैं, पावर इज इक्वल टू 1/f होता है, यानी 1/1.5, यानी कितना लिख सकते हो इसको, इंटू 2 कर दो सीधे, 2/3 हो जाएगा, है कि नहीं। दैट इज समथिंग कितना हो जाएगा ये 0.618 और फिर 618 या 0.67 लिख दो सीधे। ये हो गया डायोप्टर में इसका क्या हो गया जी, ये हो गया हमारे इस पर्सन का जो पावर रिक्वायरमेंट है चश्मे का, वो ये हो गया है। तो यहाँ पर आप इस चीज को देख सकते हो, बहुत ही आसान था, कोई टफ तो था ही नहीं इसमें। टॉप 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। यस, 10th CBSE के फिजिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो यहाँ पर हम 10 इम्पॉर्टेंट नहीं लेकिन 10 ऐसे क्वेश्चंस जो आप कर लोगे तो आपका समझो कि बोर्ड्स के हिसाब से काफ़ी, समझो कि 99% तक प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको 2019 का जो CBSE का दिया हुआ ब्लूप्रिंट है वो बता दूं कि उसमें उस हिसाब से आपको कौन सी टॉपिक्स आने वाली है इस चैप्टर से जुड़ा हुआ, एंड दैट इज फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई। ठीक है, हमारा जो आई लेंस है दैट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा डिफेक्ट्स ऑफ विजन, कौन सी विजन्स का मतलब डिफेक्ट्स होता है हमारे विजन से जुड़ा हुआ। ठीक है, जैसे मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, प्रेसबायोपिया है, राइट, एंड देयर करेक्शंस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, यानी कि डिस्पर्जन वाला जो फिनोमेना है बेसिकली। ठीक है, इसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट, पता होगा आपको, टाइनी पार्टिकल से लाइट जाके और इधर उधर स्प्रेड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, यानी कि व्हाई डू स्काई अपीयर ब्लू, है ना, व्हाई स्टार्स ट्विंकल, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सब कुछ हमको यहाँ पर उससे जुड़ा हुआ मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। तो इसमें भी नेचुरल फिनोमिना जो वेटेज है चैप्टर का वो बता रहा हूँ। नेचुरल फिनोमिना, इसमें 2 चैप्टर्स आते हैं, इसमें आता है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और ह्यूमन आई। तो ये 2 चैप्टर्स का जो वेटेज मिला के आपको 80 में से 12 मार्क्स का, तो समझो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ये। 2 चैप्टर का वेटेज जो है आपका 12 मार्क्स का है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6 या 5 to 6 मार्क का चैप्टर है ये। तो ऑब्वियसली ज़्यादा लेंदी, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और इसमें आपको अच्छा मार्क्स मिल जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। ओके, स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है देखो, अ मैन इज वेयरिंग ग्लासेस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर प्लस 1 मीटर। ठीक है, What can be the defect in eye? उसके आंखों में कौन सा डिफेक्ट हो सकता है, बस ये बता देना है। ओके, मैं चाहता हूं कि आप क्या करो कि एज अ ओपन बुक टेस्ट भी आप इसको कर सकते हो। दैट इज, आप अपना टेक्स्ट बुक जो है ओपन कर लो और उसके हिसाब से आप ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको सर्च करके उसका आंसर आप टेक्स्ट बुक से और उसके हिसाब से लिख दो, काफ़ी होगा। ओके, और इससे आपका प्रिपरेशन, मतलब कि ये पॉइंट तो आ ही जाएगा, आगे पीछे की चीज़ें भी आ जाएंगी। ओके, इसके बाद सेकंड है, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन यानी कि जो प्रिज्म में हम अगर व्हाइट लाइट पास करें तो जो 7 कलर्स में स्प्लिट होता है, उसका रीजन, उसका कॉज जो है आपको एग्जैक्टली लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज द पर्सन वांट्स टू रीड बुक प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर।
20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे उसको बुक रीड करनी है, वेर एज नियर पॉइंट ऑफ हिज आई, उसकी आंखों का नियर पॉइंट है 30 सेंटीमीटर, यानी वो 30 तक एटलीस्ट पढ़ सकता है, उसके अंदर फिर उसको दिक्कत होगी, लेकिन उसको 20 सेंटीमीटर पर बुक रख के पढ़ना है। कमाल है, ठीक है। कैलकुलेट पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड, तो यानी कि जो लेंस रिक्वायर्ड होगा उसका पावर आपको बताना है। बहुत आसान है, अगर आपने इसके ऊपर बेस मेरा न्यूमेरिकल नहीं देखा है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इन सब के ऊपर बेस न्यूमेरिकल मैंने कराया हुआ है, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। एडू मंत्रा ह्यूमन आई न्यूमेरिकल सर्च करोगे तब भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन, यहां पर आपको पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है ये बताना है। व्हाट इज द नॉर्मल नियर पॉइंट एंड नॉर्मल फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, यानी कि हमको नियर पॉइंट और फार पॉइंट जो है नॉर्मल आई का क्या है वो हमको बताना है, एक हेल्दी आई का। दैट इज भाई कितना है, हाँ 25 और कितना इन्फिनिटी, वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट है गिव एनी 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। 3 पॉइंट्स बहुत आसान है, अगर आपने अच्छे से करा हुआ है तो जरूर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है हमारा व्हाई डू, यहां से ना अब रीजनिंग शुरू होती है, ठीक है। और ये समझो कि चैप्टर का 2nd पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल वेयर एज प्लैनेट्स डू नॉट। नेक्स्ट है व्हाई डू स्काई अपीयर ब्लू, स्काई क्यों अपीयर करता है ब्लू, हम अर्थ से देखते हैं तो मून से देखेंगे या फिर स्पेस से देखेंगे तो स्काई का कलर क्या होगा, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसके बाद है रेड कलर इंडिकेट्स इज अ इंडिकेशन is mostly used to represent emergency condition। रेड कलर को काफ़ी टाइम हम गाड़ियों के ब्रेक लाइट्स में, है ना, फिर इसके बाद कहीं डेंजर सिग्नल के लिए रेड कलर का यूज़ किया जाता है। क्यों इस रेड कलर की लाइट का यूज़ किया जाता है ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज What is the reason behind 2 minutes early sunrise and 2 minutes delayed sunset? होप आपको टेक्स्ट बुक में आपने इस चीज को पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो भाई रेफर करिए, ओपन बुक टेस्ट चल रहा है, आप इसको आंसर करिए। ओके, इसके बाद है सन अपीयर मोर रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, क्या हो जाता है ऐसा, आपको इसका आंसर बताना है। ओके, तो इसके अलावा मैं बाकी चैप्टर्स का भी ऐसा मैं टॉप 10 का सीरीज बनाने वाला हूँ। अब टॉप 10 का मतलब ये नहीं कि ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड में बस यही पूछ देगा, ऐसा नहीं है, राइट। आपको अगर ये चीज़ आपने अगर बिना झिझक के कर ली, इसका मतलब आपका चैप्टर का समझो 99% प्रिपरेशन जो है हो चुका है बोर्ड के लिए। ओके, और अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप इसको जब ओपन बुक टेस्ट में करोगे तो क्या होगा ना कि आपका पूरा मतलब ऑलमोस्ट जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, जिससे बोर्ड एग्जाम्स में जरूर जो है आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।